हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अब शुरू आपने कर दी होगी। जैसा कि हमने पहले ही आपको वीडियो बनाकर बता दिया है कि आपके पास अब वक्त कम है और जितना वक्त है उसे आप अच्छे से यूटिलाइज करें दोस्तों। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं आज एनसीईआरटी के जो बायो है उसमें एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन्हें हम शुरुआत करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं कि एनसीईआरटी जो नीट में जो सिलेबस है एनसीईआरटी में नीट का, उसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीए जिनसे बहुत ही अधिक मात्रा में सवाल पूछता है वो कौन से चैप्टर हैं। चुनिंदा कुछ चैप्टर हैं दोस्तों जो है, जैसे हम ले लें एक जेनेटिक्स में, अब जेनेटिक्स में कई 3 चैप्टर आ जा रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसको कहते हैं, एक मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और एक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा आ जाएगा आपका इवोल्यूशन। क्या? इवोल्यूशन। तो ये दोस्तों हुआ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, इनमें हर साल ये वेरी करता है, लेकिन तभी भी मिनिमम और मैक्सिमम इसमें 12 से 15 क्वेश्चन। कितना? 12 to 15 क्वेश्चन। कितना? 12 से 15 क्वेश्चन। अगर 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी, एक क्वेश्चन एनटीए में यानी नीट में 4 मार्क्स का होता है। अगर 15 क्वेश्चन आ रहा है तो 15 चौके 60, सिर्फ 60 मार्क्स आप इस जेनेटिक्स से ही उठा सकते हैं दोस्तों। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। जेनेटिक्स हो गया, दूसरा हो गया सेल, जिसको हम इस तरीके से कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इसमें कितने चैप्टर आते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल के? ये यूनिट का नाम है, इसमें आते हैं सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक चैप्टर हो गया। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो दोस्तों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और तीसरा आपका हो गया बायोमॉलिक्यूल्स। ये दोस्तों आपको ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि इस पर आप फोकस करें। ये चीजें आपको एकदम बोले तो फिंगर टिप पे मेमोराइज होनी चाहिए, सारे चैप्टर के नाम और इन सारी चीजों के जो है एग्जाम्पल। अब आ गया, ये 2 हो गए, एक हो गया जेनेटिक्स, दूसरा हो गया सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और तीसरा हम ले लेते हैं यहां पर बायोटेक जिसको हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में दोस्तों अब हम देखते हैं कितने चैप्टर हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आएगा बायोमॉलिक्यूल्स, और इसमें भी कुल मिला के 3 चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी को हम यूं कह लें कि इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन, कितने? 8 से 10 या 9 क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। इसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इसमें भी लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो देखिए कितना इसका वेटेज है। अब आ जाइए, एक और यूनिट है हमारे लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं, इनके तीनों चैप्टर नाम लिखेंगे तो जगह नहीं बचेगा दोस्तों, इसके लिए मैं इनको स्किप कर रहा हूं इनके नाम। अब आइए देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी
अब इसमें दोस्तों 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर जैसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा हो गया फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और तीसरा हो गया एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, चौथा इसी तरीके से आप देख लेते हैं कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पांचवा होता है कि केमिकल इंटीग्रेशन एंड देयर कोऑर्डिनेशन। इसी तरीके से कई चैप्टर है, इसमें 6 चैप्टर हैं इस यूनिट में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। कितना? 12 to 15, कितना? 12 से 15। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कितना वेटेज है इन सारे चैप्टर, इन सारे यूनिट का। जेनेटिक्स, सेल यूनिट जो है, बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ये सारे जो यूनिट हैं ये आपको मतलब किंग मेकर की रोल अदा करते हैं आपके नीट के एग्जाम में। इसको अगर ये जिस बच्चे का वीक है वो बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता है, और जिस बच्चे का इन चीजों में पकड़ अच्छी है और साथ साथ और चैप्टर उसके क्लियर हैं, तो वो बच्चा इजीली जो है नीट में अच्छा स्कोर कर सकता है। क्योंकि नीट में सिर्फ 360 मार्क्स यानी कि 90 क्वेश्चन, 180 में से 90 क्वेश्चन, सिर्फ आधा आपका सिर्फ बायोलॉजी से आता है। तो इसलिए ये आपका बहुत ही मजबूत होना जरूरी है दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं कि हम आज का चैप्टर तैयार करने वाले हैं। आज की चैप्टर हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से फुल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी को, और जो चीजें नहीं समझ में आएंगी उसे हम यहाँ क्लियर करेंगे दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर हम लेंगे। पहले तो एक था डाइजेशन, फूड एंड डाइजेशन जो था वो चैप्टर अब हट गया है एनसीईआरटी से, नीट के सिलेबस से दोस्तों। तो अब हम सिर्फ चर्चा करेंगे अब दूसरे चैप्टर के बारे में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। ये सब मिटा दें, हमें सिर्फ चैप्टर पे फोकस करना है, ये सब शोबाजी नहीं करनी है दोस्तों, सब मिटा देंगे। ज्यादा हो हल्ला नहीं, सिर्फ हमारा मकसद है कि नीट के जो एनसीईआरटी है नीट के लिए उसे कैसे आसान बनाया जाए, एकदम साधारण भाषा में, गांव की भाषा से ले लें या आप शहर की भाषा ले लें या आम बोलचाल की भाषा में, मैं आपको एनसीईआरटी इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको चीजें तुरंत ही मेमोराइज हो जाएं। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी में इतने सारे एग्जाम्पल हैं तो आपको थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना और उनको चीजों को एक्सप्लेन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ पढ़ें। हाँ दोस्तों, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो जरूर एक कॉपी लेकर बैठें ताकि आप नोट्स बनाते रहें। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आइए देखते हैं पहले एनसीईआरटी क्या कहता है, और एनसीईआरटी को पहले आप देखें। ये रहा आपका एनसीईआरटी दोस्तों, और ये हमारा रहा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप देख सकते हैं कि मैं भी जब आपको पढ़ाता हूं तो पहले मैं उस पर बाकायदा उसका रिसर्च करता हूं, उसके बारे में पढ़ता हूं डिटेल, ताकि आपको ऑथेंटिक चीजें पढ़ाई जाएं। ऐसा नहीं है कि मैं हवा हवा में बोल रहा हूं या आप मेरे ऊपर ऐसे ही डायरेक्ट विश्वास कर लें। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से जो भी रहेगा प्योर रहेगा। और आपने देखा होगा कितने 10 सालों का अगर आप पेपर उठा लें, 5 सालों का पेपर उठा लें, तो आप देखेंगे कि जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अगर आपका बेस नहीं क्लियर होगा, आप कहीं से भी लेक्चर अटेंड करेंगे, आप नीट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। एनसीईआरटी में दिया गया है एज यू हैव रीड। अच्छा, आप देख रहे हैं जब वीडियो तो एनसीईआरटी जरूर साथ में लेकर बैठें ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा। अब इसका मतलब क्या समझे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम देखते हैं कि ब्रीदिंग जब हम करते हैं या रेस्पिरेशन हम करते हैं तो हम अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग क्या हमारे अंदर ही सिर्फ होती है? नहीं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में भी होती है, हायर इन्वर्टिब्रेट्स में होती है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जैसे इंसेक्ट हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे आंखों से सही से नहीं दिखाई देते, वो भी सांस लेते हैं और हम भी सांस लेते हैं।
तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? ब्रीदिंग मतलब हम सांस को अंदर ले रहे हैं, बोले तो ऑक्सीजन को, O2 को हम इनहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इनहेल मतलब सांस को अंदर ले रहे हैं, और CO2 को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से निकाल कैसे रहे हैं? कहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया? जब हम ऑक्सीजन बाहर से लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू, हमारे एल्वेलाई से होते हुए हमारे ब्लड में जाएगा। जब हम, ये डाइजेशन से भी इसका कनेक्शन है दोस्तों। जब हम फूड वगैरह खाते हैं, फूड इंटेक्ट करते हैं, तो हमारे फूड छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। जो हम फूड खाते हैं, जो हमारा फूड रहता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है, ऐसे कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और ये फैटी एसिड। ये जो हमारा फूड है, जब हम इसको खाते हैं तो ये पचकर हमारे इंटेस्टाइन में जो जाता है, इंटेस्टाइन में जो हमारे बारीक जो सेल्स के वो होते हैं, विलाई होते हैं, वो इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसको? ये सिंपल मॉलिक्यूल्स को, ये ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, फैटी एसिड को, जो हमारे इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसे एब्जॉर्ब कर हमारे ब्लड में लेके जाती है, और ब्लड के थ्रू ये सारी चीजें सेल को पहुंचाई जाती हैं। कहाँ? सेल और टिश्यू को पहुंचाई जाती हैं। जब ये सेल और टिश्यू में चले जाते हैं तो इनको, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स के थ्रू एल्वेलाई में आता है, और एल्वेलाई के थ्रू जो है ये ब्लड की हमारी वाहिनियां होती हैं, इसी से एल्वेलाई से अटैच होता है, जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में आ जाता है, और ये ब्लड के थ्रू फिर हमारे ये सेल्स में इस तरीके से आ जाता है। तो ऑक्सीजन जब हमारे सेल में आएगा, तो जब सेल में आएगा तो ये ऑक्सीडाइज होंगे, और ये ऑक्सीडाइज होंगे तो ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, इन सब का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के थ्रू। तो सिर्फ हम ऑक्सीजन यूं ही नहीं लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे पाचन क्रिया में भी मदद करते हैं। जो हम ऑक्सीजन ब्रीदिंग करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं, सिर्फ इसका मकसद ये नहीं है कि ऑक्सीजन अंदर ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर दिए। इसका मकसद ये भी है कि हम अपने डाइजेशन में भी, ये हमारे डाइजेशन में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दोस्तों। तो जब ये ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करता है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा, देखिए ये C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जब इसको हम ऑक्सीडाइज कर देंगे दोस्तों, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे O2 से, तो ये ब्रेक डाउन होगा। यूं इसको एक मिनट मिटा लेता हूं ताकि आपको चीजें और इजी वे में समझ में आए। ये ग्लूकोज हुआ। अब ये ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे O2 से, तो ये हमारा ब्रेक डाउन होगा। किसमें? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। कितना? देखिए यहाँ 6 कार्बन है तो यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब यहाँ प्लस, हमारा यहाँ क्या निकला है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, और हमारे 6H2O नहीं, देखिए दोस्तों, 6 दूनी 12 और ये 6 ऑक्सीजन हमारे हो गए। यानी कि ये रिएक्शन हमारी नॉर्मल मेंटेन है ये ना, इसका देखिए बैलेंसिंग है ना, बैलेंस है हमारा। देखिए यहाँ 6 कार्बन है, 6 कार्बन यहाँ है, 12 हाइड्रोजन यहाँ है, 12 हाइड्रोजन यहाँ है, 6 दूनी 12, और 6 ऑक्सीजन यहाँ है तो 6 ऑक्सीजन यहाँ, यानी कि ये बैलेंसिंग है। और यहाँ पर एनर्जी निकल जाएगी, एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में होगी। किसमें? एटीपी के फॉर्म में, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो एनर्जी होगी। अब दोस्तों जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं
तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू एल्वेलाई के से होते हुए हमारे ब्लड में आएगा और ब्लड से हमारे सेल्स में पहुंचता है, टिश्यू में पहुंचता है, जहां हम पहले से सिंपल मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या फैटी एसिड जो रहते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है। तो ये ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हुआ तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिले, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल वाटर के, और एनर्जी रिलीज हुई। तो इन्हीं एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम करते हैं, इन्हीं एनर्जी का उपयोग करते हैं। जो हम चलते हैं, बोलते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो इन्हीं एनर्जी से हमें सेल्स के थ्रू यही एनर्जी हमें मिलती है। और वाटर भी हमारे बॉडी को मिलता है, एब्जॉर्ब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में जाता है और यही ब्लड फिर रेगुलेट करके हमारे लंग्स तक जाती है, एल्वेलाई के माध्यम से एब्जॉर्ब होकर और लंग्स के द्वारा रिलीज आउट कर दी जाती है, यानी बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से ब्लड में, ब्लड से लंग्स में और लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जो एनर्जी हमें ब्रेकडाउन हुई ग्लूकोज या अमाइनो एसिड या फैटी एसिड, वो हमें मिल जाती है दोस्तों। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। ये था समझाने के लिए। जब आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। एक भी चीजें मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं, हाँ एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा मैं अलग से एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन चीजें सब एनसीईआरटी पर ही बेस रहेंगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या जो समझाया था यहाँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का उपयोग कैसे करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए। सिंपल मॉलिक्यूल खुला, देखिए यहाँ दिया है कि सिंपल मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, जिसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा का, जिससे एनर्जी निकलती है और जो हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी जैसे हमने पहले ही बताया वो करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो हार्मफुल होती है हमारे बॉडी से रिलीज आउट कर दी जाती है, जिसे हम कैटाबोलिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या? कैटाबोलिज्म यानी ब्रेक डाउन करना। एनाबोलिज्म होता तो जोड़ देना, कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक डाउन करना। It is therefore evident that oxygen has to be continuously provided to the cell and carbon dioxide produced by the cell have to be released out। वही बता रहा है कि इसीलिए जो एनर्जी हमें मिल रही है, पानी मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए, ताकि हमें एनर्जी, हमें अभी तुरंत एनर्जी चाहिए, बाद में नहीं चाहिए क्या? ऐसा नहीं होता है ना। हमें हर बार एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए हमें हर बार ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी। और हमारे जो अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनके ब्रेकडाउन के लिए हमें निरंतर ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा। और जब हम निरंतर ऑक्सीजन लेंगे, हमारे सिंपल मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होंगे, तो निरंतर हम कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज आउट करेंगे। तो वही एनसीईआरटी कह रहा है कि हमें हरदम ऑक्सीजन अंदर लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी आगे क्या कह रहा है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं और इसे हम रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है कि प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। अब जब हम अपने हाथ को अपने सीने पर रखते हैं, चेस्ट पे रखते हैं, तो हम जब सांस लेंगे तो हमारा चेस्ट ऊपर की तरफ हो रहा है। जब हम सांस रिलीज आउट करेंगे तो हमारा सीना नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर एयर जा रहा है और जब एयर जा रहा है तो हमारा डोम हमारे ऊपर की तरफ जा रहा है, डायाफ्राम, इसके लिए हमारा सीना ऊपर जा रहा है। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारा सीना नीचे आ रहा है, इस तरीके से। तो इसी को अप एंड डाउन बता रहा है। यू नो दैट इट इज ड्यू टू द ब्रीदिंग। हाउ डू वी ब्रीथ? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। और उसके बाद इसमें और कुछ नहीं, जैसा हमने पहले बता दिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, देखिए हम एनसीईआरटी जो दिया है इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेटरी ऑफ रेस्पिरेशन, ये देखिए किनारे सब दिया हुआ है, और फिर डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कमियां रहेंगी उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। हर अलग अलग एनिमल्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें ब्रीदिंग करने की मैकेनिज्म, जो ब्रीदिंग करने की प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है, यानी प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार से वो ब्रीथ करते हैं। कैसे? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स वो अपने पूरे बॉडी से रेस्पिरेशन करते हैं, थ्रू आउट देयर बॉडी दे ब्रीथ थ्रू आउट देयर बॉडी। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर
invertebrates lower invertebrate breathe through entire their body surface. अब इसका मतलब क्या समझे, यानी छोटे जो जीव होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो अपने लंग्स से ही नहीं अपने बॉडी सरफेस से भी ब्रीथ करते हैं। जैसे पोरीफेरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म हो गए, एस्केहेल्मिन्थीज हो गया, तो ये अपने बॉडी सरफेस से भी ब्रीथ करते हैं। आप एम्फीबियंस को ले लें, जिसमें से फ्रॉग आता है, फ्रॉग लंग्स से भी रेस्पिरेशन करता है, ब्रीदिंग करता है, और अपने क्यूटेनेशियस स्किन मतलब अपने नमीदार स्किन से भी वो रेस्पिरेशन करता है। जब वो पानी में रहता है तो क्यूटेनेशियस स्किन से वो अपने ब्रीदिंग करता है, और जब वो जमीन पर रहता है तो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है। इसी तरीके से लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, देखिए एनसीईआरटी में कौन किन किन लोगों का नाम दिया है। अच्छा, ये हैबिट पे भी डिपेंड करता है, कहाँ है, किस प्रकार से वो रेस्पिरेशन करेंगे। अगर वो जल में है, जैसे हमने बताया कि जब एम्फीबियंस हैं, यानी फ्रॉग जब पानी में रहता है तो क्यूटेनेशियस स्किन से अपने वो ब्रीथ कर रहा है, रेस्पिरेशन करता है। जब वो लैंड पे रहता है, यानी जमीन पर रहता है, टेरेस्ट्रियल रहता है, तब वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। इसी तरीके से मछली जब पानी में रहती है तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती है। और ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो उनके हैबिटेट पर, उनके निवास स्थान पर निर्भर करते हैं उनके रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग की क्षमता। तो देखते हैं कि among different group of animal depending mainly on their habitat and levels of organizations, lower invertebrates like sponges, coelenterates, flatworm, ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं, जिन्हें हमने कहा कि अपने पूरे बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, जिनमें से स्पॉन्जेस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं और फ्लैटवर्म्स हैं, चपटे किरम हैं, ये सारे अपने पूरे बॉडी के सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीजन विद द कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या समझे, ये अपने पूरे इंटायर बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन मतलब इनमें बाहर से एनर्जी की आवश्यकता नहीं रहती, एटीपी नहीं देना पड़ता है। ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि इनके अंदर, इनके बॉडी में पानी खुद जाएगा और ऑक्सीजन ये छन जाएगा, ये ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन कर लेंगे, यानी इनमें अलग से एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमें ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे एटीपी खर्च होती है, हमें एनर्जी लगती है, हालांकि इनमें ऐसा नहीं होता है। Earthworm use their moist cuticle and insect have a network of tube, tracheal tube to transport atmospheric air within the body। अब दे रहा है कि जो अर्थवार्म है वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल। अब मॉइस्ट क्यूटिकल क्या है, ये चीजें एनसीईआरटी में आप नहीं समझ पाएंगे। जो बच्चे गांव देहात से आते होंगे या जिन्होंने कई चीजें डिस्कवरी वगैरह देखी होगी तो वो समझते होंगे। देखिए ये हम अर्थवार्म बना रहे हैं, एक छोटा सा पतला सा। अब अर्थवार्म, इसको हम क्या कहते हैं, एनेलिडा भी कह सकते हैं। ये समझ लो कि ऐसे समझने के लिए कीड़ा बना दिए। अब ये ऐसे 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 इसमें बहुत बारीक 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 बारीक, असल पूछो तो इस तरीके से रहता है। ये नेरीज की तरह ना समझ लीजिएगा, इस पर बहुत बारीक 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 ऐसे वो रहता है, लकीरें, क्योंकि ये एनेलिडा है ना, अर्थवार्म। लिटिल रिंग्स पाए जाती इनके बॉडी पर, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये पूरा बॉडी इसका इस तरीके से अर्थवार्म का रहता है, जो इनके लोकोमोशन में, मूवमेंट में मदद करता है, हेल्प करता है। इस तरीके के इनके बॉडी की बनावट, तो इस तरीके से इनका बॉडी सर्कुलर होता है, कई सारे सेगमेंट इसमें छोटे 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 जैसे दिखते हैं। अब आइए देखते हैं कि मॉइस्ट क्यूटिकल्स जो इसमें क्या होती है। आप जब केचू देखते हैं, केचुआ, तो उसको कटिया कभी आपने लगाया है गाँव में मछली पकड़ने के लिए, तो कुछ ऐसे केचुए ऐसे रहते हैं जिनमें ऐसा तरीके का, ये देखिए ये जो हमने बनाया नहीं है, ये मॉइस्ट क्यूटिकल्स है इनका। इसी को हम क्या कह सकते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल।
तो ये नमीदार क्यूटिकल्स इनमें है, ये भी अपने बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, या इस तरीके से इनके बॉडी में भी बारीक बारीक जो ये कई सारे हैं ना, इस पे नमीदार ये रहता है, तो इससे भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी आगे क्या कहता है। अच्छा, ट्रेकियल ट्यूब्स इनको कहते हैं, मास्ट क्यूटिकल के थ्रू ये रेस्पायर कहते हैं, ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। जो स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है उसे हम गिल्स कहते हैं, जिसे ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। जो गिल्स रहता है, गिल्स में ब्रांकियल रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ब्रांकियल। और जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के थ्रू, जो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं उन्हें ब्रांकियल रेस्पिरेशन, और जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें हम ब्रांकियल बैग कहते हैं। क्या? ब्रांकियल, ये ब्रांकियल ट्यूब है, ये क्या है? ब्रांकियल ट्यूब या ब्रांकियल स्ट्रक्चर इसको हम कह सकते हैं। क्या? ब्रांकियल स्ट्रक्चर। जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें हम, गिल्स को हम ब्रांकियल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स को हम ब्रांकियल बैग कहते हैं। क्या? ब्रांकियल बैग कहते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा थोड़ा जहां हमको लग रहा है कि आपको बताना चाहिए, कठिनाई हो सकती है, क्योंकि हम बहुत दिन से एनसीईआरटी के बच्चों को देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमें इसका तजर्बा है कि बच्चे कहाँ अटक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वैस्कुलराइज्ड बैग इसको कह सकते हैं, वैस्कुलराइज्ड। ये ब्रांकियल की जगह पे वैस्कुलराइज्ड होगा दोस्तों, वैस्कुलराइज्ड बैग, वैस्कुलराइज्ड बैग। अच्छा, इस तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे वैस्कुलराइज्ड, तो आप जब प्लांट को पढ़ेंगे तो उसमें जाइलम और फ्लोएम रहता है, उसी को वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो वैस्कुलर जहां वर्ड आएगा, यहां समझ लें कि आप रेस्पिरेशन से ही मुताल्लिक चीजें हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीजें हैं, सांस लेने वाली चीजें हैं। जाइलम और फ्लोएम का काम भी यही करता है प्लांट में। तो ये वैस्कुलराइज्ड बैग उनको कहते हैं जो लंग्स से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि इसमें क्या कहता है एनसीईआरटी। Vascularized bag called pulmonary respiration are used by the terrestrial form of the exchange of the gases among vertebrates. Vertebrates जो होते हैं उनमें fish uses gills, whereas amphibian, reptiles, birds and mammals respires through the lungs. जो fish होती हैं, जो मछलियां होती हैं, वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं। मछलियां गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं, जबकि एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए और मेमल्स हो गए, ये सारे लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो एम्फीबियंस में फ्रॉग होता है वो लंग्स और स्किन दोनों के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आइए देखते हैं, ये रहा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक। वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। हमारे पास एक पेयर एक्सटर्नल ओपनिंग नोस्ट्रिल है जो अपर लिप के ऊपर है। अब क्या है, ये देखिए हमारा अपर लिप है, इसके ऊपर एक पेयर यानी एक जोड़ी जो ये छेद दिखाई दे रही है, इसी को नोस्ट्रिल कहते हैं, नथुना जिसको हिंदी में आप कह लें। इट लीड टू ए नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चैम्बर तक, अंदर ही तक ये जाता है, ये जो नोस्ट्रिल का छेद है, और आगे जाकर ये फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स वो जगह है जहां हमारे फूड और एयर दोनों, कॉमन चैम्बर उसको हम कह सकते हैं, फेरिंग्स को हम कॉमन चैम्बर कह सकते हैं। वहां जाके ये नेजल ओपनिंग खुलती है, फेरिंग्स। फेरिंग्स ये कॉमन चैम्बर है। क्या है? कॉमन चैम्बर। कॉमन चैम्बर
फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड ईयर के लिए। अब दोस्तों ये जो ये हमारी नोस्ट्रिल है, आगे जाके जो है पैसेज के थ्रू जाके हमारे किस में खुलती है, फायरिंग्स में, और ये फायरिंग्स जाके फायरिंग्स जहां फूड और एयर पाई जाती है, फिर ये फायरिंग्स लैरिंग्स में खुलता है। लैरिंग्स क्या है दोस्तों, ये हमारा जो ट्रेकिया है उसके हिस्से को लैरिंग्स कहते हैं, जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं। हमारा जो ट्रेकिया है ना, लैरिंग्स, वो कार्टिलेजिनस फ्लैप का बना हुआ था, उस पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाई जाती है, एक ढक्कन पाया जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे विंड पाइप में फूड नहीं जाने देता है वो। और कभी कभी हम देखते हैं खाना खाते खाते जब हम बात वगैरह करते हैं तो कभी कभी हमें भोजन अटक जाता है, खाना अटक जाता है या पानी अटक जाता है ना, कहते हैं यार पानी अटक गया जल्दी से पानी दो, वो खाना अटक गया जल्दी से पानी दो, तो वो विंड पाइप में फूड थोड़ा सा चले जाता है, इससे हमें छींक आती है, खांसी आती है और नाक वाक से सब निकल जाता है, नेटा वोटा ना, जैसे देखते हैं हालत खराब हो जाती है। तो वो विंड पाइप के अंदर भोजन चले जाता है। इसीलिए खाना खाते टाइम आप बातें वगैरह करने से थोड़ा परहेज करना चाहिए आपको। आइए देखते हैं दोस्तों एनसीईआरटी क्या कहता है। इट लीड टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। नेजल चैम्बर, जैसे हमने बताया कि नेजल चैम्बर जो यहाँ से जाते हुए फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स वो जगह है जहाँ फूड और एयर दोनों एक साथ में मिलते हैं, जिसे हम कॉमन चैम्बर भी कह सकते हैं। अब थ्रू द फेरिंग्स, थ्रू द कहाँ है, द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया, जो मैंने पहले ही बता दिया। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। जो हमारा फेरिंग्स हमारा लैरिंग्स में खुलता है, जिसे लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अब देखिए लैरिंग्स इस तरीके से, देखिए आप, ये एनसीईआरटी में बना के भी दिखाया हुआ है। ये देखिए ये लैरिंग्स है जो साउंड बॉक्स की तरह है। अगर आप यहाँ ना समझ पाए तो मैं यहाँ आपको क्लियर में बना देता हूँ। इस तरीके से ऐसा करके ऐसा आया है, फिर ये हमारा आ गया फेरिंग, ये हमारा आ गया ट्रेकिया, ये साउंड बॉक्स है। इस पे कार्टिलेजिनस फ्लैप आ जाता है, जिसे हम, जो हमारे खाने की विंड पाइप को रोकता है। ये हमारा लैरिंग्स हो गया। क्या? लैरिंग्स, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं। साउंड, इसी की वजह से हम बोलते हैं, अगर ये ना रहे तो नहीं बोल सकते हैं। और ये हमारा ऐसा देखिए, ऐसे इस पे ये हमारी विंड पाइप है, ये विंड पाइप है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। आगे चलकर ये प्राइमरी ब्रांकियोल्स में, फिर एल्वियोलाई में डिवाइड होता है। ये T5 में जाकर ऐसा आगे जाकर जो लेफ्ट और राइट लंग्स में डिवाइड हो जाएगा, आगे जाकर और कई छोटे छोटे टुकड़े में ऐसा ये डिवाइड हो जाएगा, जो ब्रांकाई है, ब्रांकियोल है, और फिर एल्वियोलाई में डिवाइड होता है। तो ये हमारा ये लैरिंग्स है। ये फेरिंग्स से आगे आते हुए लैरिंग्स, जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं, और ये हमारा ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया है। इस तरीके से विंड पाइप, इसको भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों एनसीईआरटी में क्या दिया है? फेरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंग्स, और लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग द swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis। ये जो ग्लॉटिस है ना, निगल नली, जहां हमारा भोजन जाता है अंदर, उसके ऊपर epiglottis की एक परत होती है बारीक सी, उसी को हम epiglottis कहते हैं। जब हम सांस वगैरह, खाना वगैरह खाते हैं तो ये एयर विंड पाइप पर वो epiglottis बंद हो जाती है, जिससे फूड हमारे लंग्स में ना जाए और हमारे विंड पाइप में ना जाए, उसका अलग से वो इंटेस्टाइन में चले जाए इसोफेगस के थ्रू होते हुए। ईच ब्रांकी, अब देखिए ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। मिड मतलब बीच में, थोरेसिक कैविटी, ये जो थोरेसिक कैविटी है हमारा, ये जो पसलियों का, उसी के मिड में, ये मिड तक ये एक्सटेंड होती है, यानी आई रहती है, जैसे हमने पहले बताया। बीच में आके ये T5 पर, यानी कि T5 पर हमारा ये आके डिवाइड हो जाती है। मिड थोरेसिक कैविटी कहते हैं, व्हिच डिवाइड द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, जिसे हम T5 भी कह सकते हैं। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये हमारा जो ट्रेकिया होता है, डिवाइड हो जाता है लेफ्ट क्या कहते हैं, लेफ्ट और राइट में। तो एक लेफ्ट लंग्स में चले जाता है, एक राइट लंग्स में चले जाता है।
Trachea is a straight tube extending up the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into the right and left primary bronchi. जब ये डिवाइड होगा तो इसको हम ब्रांकाई कहते हैं, फिर ब्रांक्यूल, फिर एल्वियोलाई, इसी तरीके से डिवाइड होगा। और ये सी टाइप का होगा, पूरा ये गोल सर्कल नहीं होता है, सी टाइप का रहेगा, ऐसा सी, यानी कि पूरा आके बधा नहीं रहेगा, ये इधर इतना गैप है, सी टाइप का रहेगा। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप का बना हुआ होता है। Each bronchi undergoes repeated division to form secondary, tertiary bronchi and bronchiole, ending up in a very thin terminal bronchioles. ये जो ब्रांकी है ये प्राइमरी सेकेंडरी यानी एक, ये अब देखिए ये पूरा एक ट्रेकिया था, ये डिवाइड होके दो पार्ट में चले गया, अब ये फर्दर दो डिवाइड होगा, फिर उसमें से दो तीन होंगे, यानी जैसे कहीं निकला रहे, अब गांव में समझ लें, यानी पेड़ की टहनियां हैं, एक टहनी में से दूसरी निकली, दूसरी में से 3-4 निकले, तीसरे में से फिर ऐसे, तो उसी में से ये डिवाइड होते होते कई सारा एक जाल की तरह हमारे लंग्स में ये जो है ब्रांकी डिवाइड हो जाते हैं। तो ब्रांकी, प्राइमरी ब्रांकी, सेकेंडरी ब्रांकी, उसके बाद ब्रांक्यूल, फिर ये हमारे एल्वियोलाई तक आ जाते हैं इसी तरीके से। द ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रांकी एंड इनिशियल ब्रांक्यूल आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। जो मैंने पहले बताया, ये प्राइमरी ब्रांकी, सेकेंडरी ब्रांकी या ब्रांक्यूल्स, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग की बनी होती हैं, यानी ये पूरा सर्कल नुमा नहीं रहेंगी, थोड़ा सा गैप रहेगा इनमें, तो इनकम्प्लीट इनको कहते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग, ईच टर्मिनल ब्रांकियोल गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इर्रेगुलर walled and vascularized bag-like structure called alveoli। और प्रत्येक, अब ये देखिए ये जो ब्रांकी है या ब्रांक्यूल है, ये ब्रांक्यूल अब समझ ले कैसा ब्रांक्यूल आया, अब ब्रांक्यूल आया वैसे डिवाइड हो जाएगा धीरे 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 बहुत सारे में, और प्रत्येक में इर्रेगुलर 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 मतलब एकदम सर्कल की नुमा नहीं रहेगा, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ रहे, इसी को हम एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई। तो अब ये एल्वियोलाई है, जब निमोनिया होता है बच्चों को या किसी बड़े को, जुकाम सर्दी जो होती है ना, या टीबी के पेशेंट होते हैं, ये एल्वियोलाई निमोनिया जब होता है ना, इसमें पस भर जाता है, इसमें चीजें भर जाती है, म्यूकस भर जाता है, या जिसको बहुत ज्यादा बलगम होता है नहीं, जब हम खांसते हैं तो बार बार बलगम निकलता है, तो यही एल्वियोलाई है। और जब इस एल्वियोलाई में निमोनिया के पेशेंट में या और किसी लंग्स वाले डिजीज वाले पेशेंट में, इसमें जब फ्लूइड भर जाएगा तो ऑक्सीजन की क्षमता इसमें नहीं, उतना ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, और इसी तरीके से हमें रिस्पिरेशन करने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग करने में दिक्कत होती है, यही है। ये देखिए, तो ये एल्वियोलाई है, ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ द एल्वियोलाई पाए जाते हैं लंग्स में, इर्रेगुलर शेप के होते हैं दोस्तों ये। Each terminal bronchiole gives rise to number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli. The branching network of bronchi, bronchiole and alveoli comprise the lung. ब्रांचिंग नेटवर्क, जैसा हमने कहा कि देखिए एक में से कितने सारे ब्रांच निकले हुए हैं, जैसा मैं यहाँ पूरा बनाया नहीं हूँ, नहीं तो ऐसा है, जब ये ट्रेकिया आएगा, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रांकी, फिर सेकेंडरी ब्रांकी, फिर टर्सरी ब्रांकी, फिर ब्रांक्यूल, और ब्रांक्यूल से फिर एल्वियोलाई, और ये कई ब्रांच होते हैं, नेटवर्क पूरा होता है, एक जाली होती है लंग्स में इस तरीके से, और ये इर्रेगुलर शेप के इनके एल्वियोलाई होते हैं, और ये जो ब्रांकी होते हैं ये ट्रेकिया से जो डिवाइड होके ब्रांकी ब्रांक्यूल होते हैं, ये इर्रेगुलर इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, मतलब ये पूरा रिंग की तरह नहीं होते हैं। और ब्रांकी, ब्रांक्यूल और एल्वियोलाई ये सब मिलकर लंग्स बनाते हैं। वी हैव 2 लंग्स which are covered by double layered pleura with pleural fluid between them। और जो हमारा लंग्स होता है दोस्तों, फेफड़ा जो हमारा होता है, हमारा लंग्स, ये देखिए हमारा लंग्स इस तरीके से समझ लें कि इस तरीके से हमारा लंग्स है, तो ये हमारा जो लंग्स है, और यहां से भी ऐसा ले लें, ये एक सिंबॉलिक तौर पे बना दे रहे हैं। तो ये हमारा जो लंग्स है ना, ये डबल लेयर का प्ल्यूरा होता है, प्ल्यूरा
डबल वाल लेयर की प्लूरा होती है और इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब देखिए हमारे लंग्स हैं, इसके डबल वाल लेयर की, एक तरीके से एक ये वाल हो गया और एक और हो गया। ये लंग्स के पूरे चारों तरफ ऐसे रहते हैं। अच्छा, ये क्यों इस तरीके से रहता है, इसमें प्लूरल फ्लूइड क्यों भरा रहता है? ताकि फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, रगड़ ना पैदा हो और लंग डैमेज ना हो। जब बार बार लंग्स हमारा अप डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है और इस लंग्स में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो ये लंग्स घिस जाएगा या ये डैमेज हो सकता है। इसके लिए ऊपर वाले ने एक मैकेनिज्म तैयार कर रखी है, एक क्रियाविधि तैयार कर रखी है ताकि ये लंग्स डैमेज ना हो। तो इसमें प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, ये प्लूरा इसको कहते हैं। ये जो डबल लेयर पाया जाता है, दो वाल लेयर पाए जाते हैं लंग्स के बाहर, जो इसको कवर करते हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको हम प्लूरा कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, देखिए ये फ्लूइड हम भर के दिखा रहे हैं, तो इसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है जो फ्रिक्शन से बचाता है लंग्स को, लंग्स में घर्षण नहीं होने देता है। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये देखिए ब्रांकी दिया हुआ है, प्लूरल मेम्ब्रेन दिया हुआ है, पूरा चीज आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। अब इसको क्या मैं इतनी छोटी चीजों को समझाऊं, जो चीजें लिखी हुई है ना समझ में उसको समझाना मेरा काम है, और आप एनसीईआरटी से उतना तो समझ सकते हैं। लाइनिंग वेयर इज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कांटेक्ट विद द लंग्स सरफेस। इनर जो ये लाइन है अंदर वाली, ये लंग्स से अटैच होती है। मैं इस समझाने के लिए इतना दूर का बनाया ताकि आपको समझ में आए। ये लंग सरफेस से अटैच होती है और ये दूसरी जो हमारी होती है ये हमारे रिब्स से अटैच होती है, मसल्स से अटैच होती है। जो हमारा अंदर का मसल्स होता है रिब्स से अटैच हुआ इससे देखिए ये जो एक लाइनिंग है ये तो लंग्स से अटैच हुई, ये लंग्स से जुड़ी हुई रहेगी। प्लूरल जो है, प्लूरा जो है इसमें दो लेयर है ना, तो एक लंग्स से अटैच हुई और जो बाहर की लेयर होगी वो हमारे मसल्स से, जो हमारा जो थोरेक्सिक मसल्स होता है उससे अटैच होगी एक्सटर्नल वाली, और इंटरनल वाली लंग्स से अटैच होगी। वही बता रहा है एनसीईआरटी। The lining with the inner pleural membrane is contact with the lungs surface. The part starting with the external nostril up to the terminal bronchiole constitute the conducting part, where the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. वही बता रहा है कि लंग्स से जो है ब्रांकियोल और ब्रांकाई, ब्रांकियोल और फिर एल्वियोलाई तक होने वाली चीजें जो है इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होती है। वही एनसीईआरटी यहाँ बता रहा है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, यानी जब हम नाक से सांस लेते हैं हमारे नोस्ट्रिल से, तो हमारे नाक में बारीक बारीक छिद्र होती हैं और नमी भी पाई जाती है हमारे नाक में, तो म्यूकस भी होता है हल्का। ये इसका फंक्शन क्या होता है, नाक में जो बाल पाए जाते हैं या नमी पाई जाती है उनका फंक्शन होता है कि जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स हैं, सांस जब हम लेते हैं तो धूल डस्ट वगैरह कुछ भी सांस के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर ना जाए, उसको रोकने के लिए हमारे लंग्स, हमारे नाक में बारीक बारीक जो हेयर्स पाए जाते हैं और म्यूकस पाए जाते हैं, नमी पाई जाती है, ताकि क्लीन एयर हमारे लंग्स तक जाएं, उसको रोकती हैं। जब बहुत एक्सेस मात्रा में हो सकती हैं, जैसे हम इंडस्ट्रियल वगैरह में काम करते हैं जहां पत्थरों की कटिंग वगैरह होती है या बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह होता है, ऐसी स्थिति में जब अनकंट्रोल बॉडी कर पाता है तब वो हमारे अंदर चली जाती है। लेकिन अगर माइन्यूट रहे, जैसे हम नॉर्मल फ्रेश एयर में कहीं हैं, तो हल्का फुल्का जो डस्ट होगा या कोई फॉरेन पार्टिकल्स होगी, वो कुदरत हमारे अंदर ऐसा बनाई है कि ताकि उनको जाने से रोक ले। नमी और जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, वही बता रहा है यहाँ एनसीईआरटी कि the conducting part transport atmospheric air to the alveoli, clear it from the foreign particles, humidified and also brings the air to the body temperature. अच्छा, एक और चीज है, ये जो नमी रहती है और ये जो नमी रहती है, ये इस तरीके से नमी रहती है ताकि जो बाहर का टेम्परेचर है, अब मान लें बाहर 48 डिग्री टेम्परेचर बॉडी का एटमॉस्फेयर का है,
और हमारे बॉडी की टेम्परेचर कितनी है, 37.5 डिग्री का रहता है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से तो बहुत कम है। उस हिसाब से समझ ले कि अब बाहर का टेम्परेचर किस दिन 45 है, 42 है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो उस चीज को मेंटेन भी करता है ये चीज। और कभी कभी ठंडी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर 17-18 है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री है, तो उस एयर को, ठंडे एयर को गर्म भी करने का काम करता है, यानी मेंटेन करता है उसको टेम्परेचर को, एयर के टेम्परेचर को। ये जो हमारे जो नेजल पैसेज है या फायरिंग्स है, फिर ट्रेकिया में होते हुए एयर, उस हिसाब से हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ढल जाता है। Exchange part is the site of actual diffusion of the oxygen and carbon dioxide between the blood and atmospheric air। तो एल्वियोलाई जो है, जिसको हम कह सकते हैं, जो एल्वियोलाई है वो ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाता है लंग्स के थ्रू, तो वो ऑक्सीजन लंग एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में और ब्लड के थ्रू टिश्यूज में जाता है। इसी तरीके से टिश्यू या सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में और ब्लड के थ्रू एल्वियोलाई में, लंग्स में, और एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई के थ्रू लंग्स के थ्रू बाहर हो जाता है। तो वही कहते हैं कि इस तरीके से एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर व्हिच इज एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर्स। जो एनाटॉमिकली मतलब अंदर की तरह, अंदर से आंतरिक रूप से एयर टाइट चेम्बर है हमारा, जो लंग्स है बीच में इकट्ठा है, और उनके पीछे अंदर से एक डायफ्राम है। इस तरीके से जैसे ये हमने लंग्स बनाई, तो एक हमारा डायफ्राम है जो हमारे रिब केज से अटैच है। उसके बाद इसके नीचे हमारा स्टमक आ जाता है, जिसको हम पेट कहते हैं, जिसमें हमारी इंटेस्टाइन वगैरह होती है। तो ये जब टाइट होगा, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है और नीचे भी आता है। ये ऊपर लिफ्ट होगा, ऐसा हम सांस खींचे तो हमारा, ऐसा जब हम सांस लिए तो हमारा जो ये चेस्ट ऊपर आता है, तो ये चीजें ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर की तरफ खींचती हैं, ऊपर की तरफ। इसी को हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। तो ये डोम शेप की होती है और एयर टाइट चैम्बर होता है। अगर यहाँ कोई चीजें ऊपर नीचे होती हैं, कम ज्यादा होती हैं, इसमें कुछ भी अगर फर्क आएगा तो हमारे लंग्स पर इफेक्ट आएगा। इसीलिए ये एयर टाइट चैम्बर इसको हम कहते हैं। जब ये हम सांस अंदर खींचेंगे तो ये मसल कंट्रैक्ट होगा ऊपर की तरफ और हमारा चेस्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये मसल्स नीचे की तरफ आएगा, रिलैक्स होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा और हमारे लंग्स के अंदर से एयर बाहर निकलेगा। यही मेंटेन करता है हमारे रेस्पिरेशन को। जैसे देखिए यहां पर दिखाया भी हुआ है, देखिए यहाँ ये डायफ्राम की स्थिति एनसीईआरटी में, अंदर और जा रहा है तो कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाहर आ रहा है तो किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस तरीके से। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum and laterally by the ribs and on the lower side by the dome shaped diaphragm। अब इसका मतलब क्या समझे? थोरेसिक चैम्बर क्या है? डॉर्सली यानी पीछे की तरफ। ये देखिए ये जो हमारा ये पीछे की रीढ़ की हड्डी है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम इसको कहते हैं। तो ये हमारा थोरेसिक चैम्बर डॉर्सली जो वर्टिब्रल कॉलम से बना हुआ होता है। वेंट्रली आगे की तरफ इसको स्टर्नम कहते हैं, जो दोनों पसलियों को लाके बीच में जोड़ता है। कुरकुरा जब हम जो मांसाहारी होंगे जो खाते हैं हम ना, हड्डी की नुमा रहता है लेकिन बहुत नरम रहता है, जिसको हम बहुत लोग कुरकुरा वगैरह कहते हैं कि कुरकुर करने में, खाने में अच्छा लगता है, वो वही ये स्टर्नम का बना हुआ था। जिस तरीके से हमारे कान का पिन्ना बना हुआ था लचीली हड्डी का, इसको इसी तरीके से ये स्टर्नम भी होता है, जो दो पसलियों को, रिब्स के पसलियों को आपस में लाके जोड़ता है। इसी को स्टर्नम कहते हैं हम। वेंट्रली डॉर्सली जो है ये हमारा, इसको हम ये डॉर्सली जो हमारा ये रिब्स है, ये जो हमारी हड्डियां हैं, वर्टिब्रल कॉलम इसको कहते हैं। और वेंट्रली स्टर्नम हो गया। लेटरली बाजू की तरफ ये रिब केज है, ये पसलियां हैं। और जो हमारे नीचे की साइड है, लोअर साइड में, जिसको डोम शेप कहते हैं, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। यही एनसीईआरटी में समझाया है दोस्तों। The anatomically setup of the lungs is in the thorax is such that way change in the volume of the thoracic cavity will be reflect in the lungs
pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for the breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. हम डायरेक्ट पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते, यानी बदल या घटा या बढ़ा सकते नहीं है। जब हम ब्रीदिंग करेंगे तभी हमारे वॉल्यूम मतलब आयतन उसका जो रहता है, उसकी जो आकार या साइज को हम डायरेक्ट घटा बढ़ा नहीं सकते। जब हम रेस्पायरेशन करेंगे, सांस अंदर लेंगे या बाहर लेंगे, तब ये हमारे इसमें चेंज आएगा। ये जो हमारा एयर टाइट चेम्बर है, और उसी तरीके से हमारा लंग्स की वॉल्यूम घटे या बढ़ेगी, वही बता रहा है। यानी ये देखिए डॉर्सली, ये लोअर साइड में इसको हम डायफ्राम कह रहे हैं। यहाँ हमारी रिब्स होती हैं, यहाँ रिब्स होती हैं, बीच में हमारा स्टर्नम होता है, पीछे की तरफ हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, वही बताया एनसीईआरटी में। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। Breathing are the pulmonary ventilation by which the atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar are released out. जब हम ब्रीदिंग करते हैं या पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसको कहते हैं, ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। पल्मोनरी माने लंग्स होता है, वेंटिलेशन मतलब हवा देना, सांस लेना या छोड़ना उसी को। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसी को यहाँ बताया गया नंबर 1। नंबर दूसरा डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज। डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू, जो बारीक बारीक हमने एल्वियोलाई बनाई थी ना, उसी के थ्रू ऑक्सीजन सेल तक जाता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट भी होता है, वही बताया गया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज बाय द ब्लड। जो ऑक्सीजन हमारे सेल तक आया है या जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से बाहर तक निकला है, उसमें अहम भूमिका जो है ब्लड करती है। ब्लड जो अहम भूमिका निभाती है। जब हम लंग्स में हमारे ऑक्सीजन आता है, जब हम सांस लेते हैं जैसे, तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन गया, अब ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में आता है और ब्लड के थ्रू रेगुलेट होकर हमारे जो है पूरे बॉडी के पार्ट्स तक के, पूरे बॉडी के सेल्स तक का ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो हमारे पूरे बॉडी में, बॉडी के हर एक पार्ट से जो सेल्स होते हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसको ब्लड के थ्रू लंग्स में लाता है और लंग्स के थ्रू रिलीज आउट हो जाता है। एल्वियोलाई के थ्रू डिफ्यूजन होता है। एल्वियोलाई ही ब्लड कैपिलरी से जो है इसका अटैचमेंट होता है और इसी के सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि इसमें एटीपी के यूज नहीं हो रहा है, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की प्रेशर कम है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है तो वो डायरेक्ट लंग्स में आ जा रहा है ब्लड में, और इसी तरीके से लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तो वो ब्लड में चले जा रहा है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर द कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। वही बताया कि जब ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो कैटाबोलिक रिएक्शन के थ्रू हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को, वही बता रहा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको हम सेल के थ्रू जो है लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन एज डील विद इन चैप्टर 14। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब आप क्या समझे? अच्छा, इतना देर से हम पढ़ रहे हैं बहुत सीरियस होकर, क्योंकि हमें जोक्स वगैरह अभी हम क्रिएट नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि सही से पढ़ाई करें। हाँ, हम बीच बीच में जोक्स भी मारेंगे, आपको पढ़ाएंगे भी, लेकिन ये चैप्टर इसलिए हम इतना सीरियसली पढ़ा रहे हैं ताकि आप समझें इसके महत्व को। और हम जोक भी क्रिएट करेंगे, ऐसा बात नहीं है, एकदम खड़ूस नहीं है। कहते हैं ना, मुस्कुरा कर हजमा कर या रुला कर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बना कर छोड़ना, और होश बाकी रह गए तो जी नहीं पाऊंगा मैं। इल्तिजा ये है मुझे पागल बना कर छोड़ना, और हैं बहुत से रास्ते मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगा कर छोड़ना? तो आइए देखिए, यहाँ ध्यान दें। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। वही बता रहा है कि जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप से होता है। एक, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर होके हमारे लंग्स में जाती है और एल्वियोलाई के थ्रू हमारे जो है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू हमारे सेल टिश्यू तक चली जाती है। एक ये हो गया एक स्टेप, और दूसरा स्टेप वो है जो हमारे सेल में या हमारे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो सेल या टिश्यू से हमारे ब्लड में और ब्लड के थ्रू फिर एल्वियोलाई के से होते हुए हमारे लंग्स में आता है और लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, वही बता रहा है।
The movement of air into and out of the lungs is carried out by the creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाया जाता है जिससे लंग्स में ऑक्सीजन आता है और हमारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आकर बाहर आ जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट किस तरीके से होता है वो अभी आगे एनसीईआरटी बताएगा। इंस्पायरेशन कैन आकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. There is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. यानी कि जब हमारे लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तब हम एयर को बाहर निकाल देते हैं, और जब हमारे लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो हम बाहर के एयर को अंदर ले लेते हैं। यानी नहीं समझे, जब हमारे लंग्स में ये यहाँ कम प्रेशर है तो बाहर का प्रेशर, कभी भी चीजें ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करती हैं। कभी भी देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन जिसको कहते हैं, सिंपल सर्कुलेशन होता है, सिंपल फ्लो होता है। तो अगर यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर हाई है, तो हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा। अगर यहाँ हाई है और यहाँ लो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब हमारे लंग्स का प्रेशर ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है तो हम ब्रीद आउट कर देते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। और जब हमारे लंग्स का प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता है तब इनहेल करते हैं हम तब एयर को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं। यही बता रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, इसी को कहते हैं। Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm, वही चीज है जो मैंने आपको बता दिया एक सिंपल उदाहरण के थ्रू। The diaphragm and the specialized set of the muscles, external and the internal intercostal between the ribs, help in the generation of such gradient. Inspiration is initiated by the constriction of the diaphragm, which increase the volume of the thoracic chamber in an anterior-posterior axis. The contraction of the external internal costal muscle lift up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes the similar increase in the pulmonary volume. वही बोल रहा है कि जब ये कंट्रैक्शन होता है, जब कंट्रैक्ट होगा तो इस पर दबाव बनेगा। जब ये मसल्स कंट्रैक्ट होंगी तो इस पर प्रेशर बनेगा, और जब इस पर प्रेशर बनेगा तो हम एयर को रिलीज आउट कर देंगे। जब हमारा डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा, हमारे रिब्स के बीच के मसल्स जो होंगे कंट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो है एयर टाइट जो चेम्बर है हमारा, ये डायफ्राम ये सिकुड़ेगा, और जब सिकुड़ेगा तो हमारे लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा और हम एयर को रिलीज आउट कर देंगे। इसी तरीके से जब हमारा डायफ्राम रिलैक्स होगा, हमारे जो रिब्स के बीच के जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स होंगे, तो हमारा डायफ्राम भी रिलैक्स होगा, तो बाहर के एयर हमारे अंदर आ जाएंगे, हमारा इस पर प्रेशर कम होगा। और इस तरीके से एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारे अंदर लंग्स के अंदर एयर आ जाएंगे। वही बता रहा है यहाँ, जब प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा, जब यहाँ ये कंट्रैक्ट करेंगे और प्रेशर ज्यादा दबाव बनाएगा इस पे लंग्स पे, तो इनके जो एयर होंगे बाहर के निकलेंगे, तो हमारा चेस्ट ऊपर की तरफ उठ जाता है। और जब अंदर आते हैं बाहर के एयर, जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हमारा लंग्स नीचे हो जाता है। यही बता रहा है इसमें। एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच फोर्स द एयर आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब समझे? इंस्पायरेशन जब हम सांस को अंदर लेते हैं, एक्सपायरेशन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, वही है। वही सब घुमा घुमा के एक ही बात बार बार बता रहा है। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न टू द डायफ्राम एंड द स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, जो मैंने पहले बता दिया है जिस तरीके से, वही बता रहा है इसमें। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर काजिंग द एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट द एक्सपायरेशन। We have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of the additional muscle in the abdomen। तो बता रहा है कि हम थोड़ा चाहें तो अपना सांस
का इंस्पायरेशन, सांस की वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं। कैसे? जब हम अपने मसल्स पर थोड़ा प्रेशर डालेंगे जो स्टमक में है, तो उस तरीके से डायफ्राम खींचेगा और ज़्यादा थोड़ा हम एयर अंदर कर सकते हैं, या हम चाहें तो थोड़ा और मसल कंट्रैक्शन करके जो है एयर को और थोड़ा सा ज़्यादा निकाल सकते हैं। वही बता रहा है। ऑन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीद 12 to 16 टाइम पर मिनट। एक स्वस्थ आदमी 12 से 15 बार, कितना? 12 से 15 बार, कितना बार? 12 to 16 टाइम पर मिनट। हर एक मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है एक हेल्दी आदमी। लेकिन स्पोर्टमैन या कोई जो दौड़ने वाला होता है, रेसिंग लगाने वाला होता है, एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति होता है, उसके जो है रिस्पायरेशन है, ब्रीदिंग की जो ये काउंटिंग है, ये घट या बढ़ सकती है। फिजिकल एक्सरसाइज कोई कर रहा है तो 12 से 16 बार, कितना? 12 से 16 टाइम पर मिनट हेल्दी मैन करता है, ब्रीथ करता है, ब्रीदिंग। लेकिन जो स्पोर्टमैन होगा या एक्सरसाइज करने वाला होगा, उसके ये चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, घट बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज जब वो करेगा तो इस तरीके से। The volume of air involved in the breathing movement can be estimated by using a spirometer which help in the clinical assessment of the pulmonary function. स्पायरोमीटर मतलब समझे आप? जो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, कितना किस हिसाब से सांस अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, उसी को स्पायरोमीटर कहते हैं। तो स्पायरोमीटर जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब कोरोना के टाइम पे आपके उंगली में ऐसा एक मशीन लगा दिया जाता था जिसमें 97-98 दिखाई दे रहा था, तो वो इस हिसाब से ऑक्सीजन नाप रहा था, वो उसी को हम स्पायरोमीटर कहते हैं। वो मशीन के थ्रू हम सांस के ब्रीदिंग के फंक्शन को नाप सकते हैं। अब आइए देखते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम जिसको कहते हैं हम, टाइडल वॉल्यूम। इसको हम टीबी भी कह सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम